नमस्कार अरिहंत में आज हम बात करेंगे हेलो एरीन चैप्टर की। इस हेलो एरीन चैप्टर में हम बात करेंगे कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न जब ये कहलाते हैं तो हेलोजन परमाणु के जुड़ने के स्थान या बेंजीन वाले पे जुड़ रहा है या पारस्परिक श्रृंखला में जुड़ रहा है, इसके आधार पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं। अब जो है आप देखेंगे कि एक बेंजीन वाला जो है ये तो नाभिक की तरह काम करती है और जिसके साथ में जुड़ा हुआ जो एरोमेटिक ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ जो हाइड्रोकार्बन है वह पार्श्व श्रृंखला एलिफेटिक भाग कहलाता है। इस आधार पर जो है हमारे हेलो एरीन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जो है वो सीधे ही एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ये एक बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है जिसका सामान्य सूत्र ARX भी होता है, वह क्या कहलाता है? हेलो एरीन कहलाता है या एरिल हेलाइड कहलाता है। परंतु जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, और ये देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है 2-क्लोरो-टोलुइन। इस तरीके से 1-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन, 1-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन, 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन और 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन इसका नाम होता है। और इनकी जो अभिक्रियाएं होती है या इनके जो गुणधर्म होते हैं वो एल्किल हैलाइडों से सर्वथा भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। परंतु यदि एरोमेटिक रिंग के साथ में या एरोमेटिक ग्रुप के साथ में यदि कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उस एल्किल ग्रुप से यदि कोई हेलोजन जुड़ता है जिसका सामान्य सूत्र ArCH2X होता है, मतलब इस संकरित sp2 संकरित कार्बन के साथ में यदि आपका हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो बनने वाला जो एरोमेटिक हैलाइड है वो क्या कहलाता है? एर एल्किल हैलाइड कहलाता है, जिसमें एरोमेटिक और एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ एरोमेटिक रिंग के एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो हेलोजन होता है वह क्या कहलाता है? एर एल्किल हैलाइड कहलाता है। जिसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यह बेंजीन क्लोराइड है, यह बेंजीन डाइक्लोराइड है, बेंजल डाइक्लोराइड है, बेंजल डाइक्लोराइड आएगा बेटा इसका नाम, बेंजल डाइक्लोराइड, और ये बेंजो ट्राइक्लोराइड इसका नाम आएगा। तो बेंजीन क्लोरीन जो है वो कहाँ जुड़ रहा है? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए CH2 के साथ, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए CH के साथ में और बेंजीन रिंग से जुड़े हुए इस कार्बन के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इनके जो सामान्य जो गुणधर्म है वो हेलो एल्केनों के समान प्राप्त होते हैं। अब एरिल हैलाइड तथा एरल्किल हैलाइड में विभेद कैसे करेंगे आप तो देख लीजिए कि एरिल हैलाइड जो होते हैं मीठी गंध वाले या तो द्रव या ठोस हो सकते हैं, जबकि एरल्किल जो हैलाइड है वो आंखों में आंसू लाने वाले यौगिक होते हैं। दूसरा इनमें विभेद क्या है कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो हेलोजन परमाणु होता है जैसे क्लोरीन है वह +M प्रभाव के कारण ये वाला जो बंध होता है ना बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये बंध आसानी से टूटता नहीं है और ये जो है सरलता से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापित समूह द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जबकि जो एरल्किल हैलाइड है उसमें इस हेलोजन को आप अलग अलग जो प्रतिस्थापी हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापी हैं, उनके द्वारा आप अलग अलग रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे KOH के साथ में अभिक्रिया करके ये जो Cl है ये OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यहाँ KCN के साथ में CN द्वारा और NaNH2 के द्वारा NaNH2 की अभिक्रिया द्वारा NH2 द्वारा यहाँ पर ये प्रतिस्थापित हो जाता है क्लोरीन परमाणु। अब पार्श्व श्रृंखला युक्त जो एरिल हैलाइड है उनके ऑक्सीकरण से हेलोजन प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, जबकि एरल्किल हैलाइडों के ऑक्सीकरण से प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में हेलोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। कहने की मतलब बात क्या है कि भाई पार्श्व श्रृंखला युक्त जो एरिल हैलाइड जो है उनका यदि आप ऑक्सीकरण करते हैं, देखिए पार्श्व श्रृंखला युक्त जो एरिल हैलाइड है उनका यदि आप कार्बोक्सिलिक अम्लों मतलब अगर आप उनका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हेलोजन जो है प्रतिस्थापित होकर के, यहाँ से देख लीजिए ये हेलोजन प्रतिस्थापित होकर किसमें परिवर्तित हो गया है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया है। जबकि एरल्किल हैलाइडों के ऑक्सीकरण से प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में हेलोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। ये देख लीजिए इस प्रकार की रिएक्शन में इसमें जो क्लोरीन है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ऑक्सीडेशन पर, जबकि यहाँ पर ये वाला क्लोरीन जो है इस तरीके से निकल करके, यानी कि जो क्लोरीन है वो कहाँ से निकला है? इस एल्किल ग्रुप से निकल करके ऑक्सीडाइज होकर के किसमें परिवर्तित हो रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो रहा है। हेलोजनों के नामकरण की वही सामान्य IUPAC नामकरण पद्धतियां इस्तेमाल की जाएगी। और देख लीजिए बेंजीन वलय से जुड़े हुए जो सीधा यौगिक है आपका, उसमें आप हेलोजन जो यौगिक है या हेलोजन परमाणु जो है
उसको पूर्व लग्न लगा करके लिखते हैं हेलो, इनका पूर्व लग्न होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इसी तरीके से फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन का भी जो नाम होता है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ऐसे ही दो समान हेलोजन परमाणु यदि एक ही वलय पर उपस्थित है तो या तो उनके स्थितियों को नंबर दे करके, संख्या दे करके, या फिर उसकी पोजीशन दे करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, या दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर या ऑर्थो स्थितियों पर है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी से कहा जा सकता है। इसी प्रकार से इस वाले यौगिक का नाम जो है 1,3 डाइक्लोरो भी लिख सकते हो, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, या फिर दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे इसलिए मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 करके ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी से लिखा जा सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर उपस्थित होने की वजह से इसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है। अब दो असमान अगर हेलोजन परमाणु है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले ब्रोमीन का नाम फिर क्लोरीन का नाम, क्योंकि एबीसीडी में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा, या ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन भी इसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार से ब्रोमीन और आयोडीन में ब्रोमीन का नाम जो है वो पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखेंगे तो 4 ब्रोमो आयोडोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये भी जो है 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन कहलाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिख देंगे और अंकन जो है उस तरफ से करते हैं जिस ओर से हेलोजन परमाणु को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, यानी कि इस तरीके से आप अंकन करेंगे। ऐसे नहीं कि आप इधर से अंकन करते हुए शुरू हो रहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको नाम देंगे ना, ऐसा नहीं। जिधर से आप छोटा मतलब कम से कम अंक दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3, अगर 1, 2, 3, 4, 5 देते तो ये 5वीं पोजीशन पे आता, जो कि नाम गलत हो जाता। बेंजीन वलय से 2 से अधिक हेलोजन परमाणुओं के जुड़े होने पर उन्हें बेंजीन वलय में उनकी स्थिति संख्या लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ये एक पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे भी है ना, तो 1, 2, 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन इसका नाम होगा। बेंजीन वलय में किसी अन्य प्रतिस्थापी के अतिरिक्त 2 असमान हेलोजन परमाणुओं के जुड़े होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उपयुक्त संख्याओं द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको एक से अधिक प्रतिस्थापी मिल जाते हैं, चाहे वो हेलोजन ही क्यों नहीं हो, परंतु उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही अंकन करेंगे और उनका नाम भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो का नाम पहले आएगा, ब्रोमो का नाम पहले आएगा तो बी पहले आता है, क्लोरो सी से और नाइट्रो एन से शुरू होता है, तो एबीसीडी में बी पहले आता है, बाद में सी आता है और उसके बाद में एन आता है, तो पहले बी का नाम फिर सी का नाम फिर एन का नाम लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अंकन जो इस प्रकार से किया गया है, यानी कि प्रतिस्थापी समूह जो है उनको न्यूनतम अंक देने की कोशिश की गई है, तो अंकन इस प्रकार से होगा, परंतु पहला नाम ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर एनिलीन, इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन। एनिलीन कौन सा ग्रुप होता है? जब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसे एनिलीन कहा जाता है, और जब बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसे टोलुइन कहते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं 2 ब्रोमो टोलुइन। ठीक है। एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों के निर्माण की जो है विधियां है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेलो एरिनो का निर्माण जो है हेलो एल्केनो के समान ही OH के X द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि फिनॉल में OH जो है वो कहाँ उपस्थित होता है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण कार्बन ऑक्सीजन जो आबंध है, कुछ द्विबंध जो लक्षण है इसमें आ जाते हैं। अतः एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों के निर्माण हो तो कुछ विशिष्ट विधियां जो है प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अब विशिष्ट विधियां क्या है? पहली विधि आप देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हेलोजनीकरण द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ले लो, उसकी अभिक्रिया अगर आप क्लोरीन से करवाते हैं तो आयरन की उपस्थिति में ये क्लोरोबेंजीन बनाएगा। यदि और आप इस अभिक्रिया को यदि आप ज्यादा चलाएंगे तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी आपको यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अभिक्रिया जो है आयरन की उपस्थिति में होगी। तो इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम, आयरन, एंटीमनी इनके क्लोराइड या ब्रोमाइड हेलोजन वाहक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। वास्तव में क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण जो है वो लोहे की छिलन की उपस्थिति में किया जाता है। यहाँ पर आयरन जो है हेलोजन से अभिक्रिया करके उसे संगत हैलाइड में परिवर्तित कर देता है, जो हेलोजन वाहक का कार्य करता है। यानी कि जो आयरन है ये हेलोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे? हेलोजन वाहक कहेंगे। अगर मिथॉक्सी ग्रुप अगर यहाँ पर उपस्थित है, मिथॉक्सी, ये जो OCH3 है इसे मिथॉक्सी समूह कहते हैं। मिथॉक्सी समूह जो है प्रबल सक्रियनकारी होता है, अतः एनीसॉल बिना उत्प्रेरक के ब्रोमीन जल द्वारा
ब्रोमीनीकृत हो जाता है। इसे एनिसोल कहते हैं। एनिसोल जो है वो ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करके इस तरीके से ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ से कर देता है, वो भी बिना किसी उत्प्रेरक की सहायता से। बेंजीन का जो सीधा आयोडीनीकरण जो है संभव नहीं हो पाता है, तो आयोडीनीकरण के लिए आप क्या करेंगे कि क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि आयोडीनीकरण इसका जो है आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप आयोडीनीकरण करवाते हो ना, तो जो हाइड्रोजन आप यहाँ से विस्थापित करवा करके HI बनाओगे, तो वो HI जो अभिक्रिया में बना है ये इस अभिक्रिया को क्या कर देता है, उत्क्रमणीय कर देता है, क्योंकि अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, तो जैसे जैसे उत्पाद बनेंगे वैसे वैसे ही वापस से रिएक्टेंट भी बनने लग जाएंगे और अभिक्रिया है जो ढंग से संपन्न नहीं होगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, HNO3 या HiO3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाते हैं। तो आयोडीन की HNO3 या HiO3 की उपस्थिति में अगर बेंजीन के साथ में आप अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको आयोडो बेंजीन का निर्माण यहाँ से हो जाएगा और जो HI है वो HiO3 द्वारा आयोडीन में और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा फ्लोरोएल्कीन का निर्माण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लोरोएरिन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया जो वो अत्यंत प्रचंड होती है, विस्फोटक अभिक्रिया हो जाती है और इसको नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो अगर आयोडीन बनाना है, क्लोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो आप आयरन का या किसी भी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हो जो हेलोजन वाहक की तरह काम कर रहा है। और दूसरा जो है, आप अगर यहाँ पर आयोडो बेंजीन बनाना चाहते हैं तो आयोडो बेंजीन बनाने के लिए आप यहाँ पर HNO3 या HiO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में जो है HI बनने वाला जो HI है वो HiO3 के साथ में अभिक्रिया करके वापस आयोडीन देगा और ये आयोडीन वापस बेंजीन के साथ में अभिक्रिया करके आयोडो बेंजीन बना लेगा, वरना ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। इनकी क्रियाविधि देखें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है कि आयरन की उपस्थिति में क्लोरीन जो है वो FeCl3 आयरन का क्लोराइड बनाता है। ये आयरन का क्लोराइड इस क्लोरीन का क्या कराता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाता है और क्लोरीनियम आयन में इसको परिवर्तित कर देता है और खुद जो है FeCl4- के रूप में अलग हो जाता है। ये क्लोरीनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन अभिकर्मक पर किस प्रकार से, देखिए ये जो क्लोरीनियम आयन है ये यहाँ से इस बॉन्ड को आगे निकाल करके यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये हट जाएगा और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी इस प्रकार से 4 हो जाएगी और इस कार्बन की वैलेंसी 3 ही रह जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है और ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ इस कार्बन पर आ जाएगा। अब ये जो है अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा, इस प्रकार से ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। बाद में एक तरह का यहाँ पर मध्यवर्ती देखने को मिलेगा आपको। इस मध्यवर्ती का ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको इस तरफ लेकर के ये मध्यवर्ती का मैं इसको यहाँ नीचे बना के बता दे। ये जो मध्यवर्ती था जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर उपस्थित था, एक H यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर उपस्थित था। इस मध्यवर्ती में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इस तरफ ला करके इसको क्लोरोबेंजीन में इस प्रकार से परिवर्तित करवा देंगे। ये बॉन्ड ऐसा कैसे ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसा कैसे ही रहेगा, परंतु यहाँ पर ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हट जाएगा और क्लोरीन जो है वो यहाँ से डायरेक्ट इस प्रकार से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से H+ के रूप में बाहर चला जाएगा। ये H+ वाला जो हाइड्रोजन है वो FeCl4- के साथ में अभिक्रिया करके HCl बाहर निकाल देगा और FeCl3 आपको एज इट इज उत्प्रेरक के रूप में बाहर मिल जाएगा। तो इस आप अभी इस अभिक्रिया को आप ना पढ़े, आप इस अभिक्रिया की जगह पर इस प्रकार को देखें कि H जो है बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और क्लोरोबेंजीन आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो FeCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर FeCl3 जो है वो हेलोजन वाहक का काम कर रहा है। अब डायज़ोनियम लवण से जब जो है आप किस प्रकार से अलग अलग अभिक्रियाएं करवा सकते हैं, तो देख लीजिए डायज़ोनियम आयन जो होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से नजर आता है। और ये बनता कैसा है डायज़ोनियम आयन कि इसका निर्माण एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राइमरी एमीन या एनिलीन जो है, एनिलीन पर 273 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल और HCl की अभिक्रिया द्वारा जो है आप इसको NaCl और HNO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये HNO2 जो है वो इसके साथ में एनिलीन के साथ में HCl की उपस्थिति में 273 केल्विन टेम्परेचर पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर तापमान जो है नियंत्रित रहना चाहिए और किसमें परिवर्तित हो जाता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है इसमें इसको डायज़ोनियम आयन या डायज़ोनियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कि बेंजीन पर जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रियाएं आप देखेंगे तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है कॉपर ब्रोमाइड की उपस्थिति में HCl के साथ में अभिक्रिया करके ब्रोमो बेंजीन देता है और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है कॉपर की
उपस्थिति में यदि HBr दे रहा है तो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन का इस्तेमाल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। यदि यह अभिक्रिया जो है HCl की उपस्थिति में और CuBr की उपस्थिति में हो रही है तो सैंड-बेयर अभिक्रिया कहलवाएगी, या फिर कॉपर की उपस्थिति में अगर HBr की रिएक्शन आप करवा रहे हो तो ये गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन प्राप्त करनी तो Ki के साथ में इसको गर्म करना पड़ेगा और आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। फ्लोरोबेंजीन अगर प्राप्त करना है तो टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल जो है इस प्रकार के एक कॉम्प्लेक्स आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है गर्म करने के बाद में आपको फ्लोरोबेंजीन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस अलग प्राप्त हो जाएगी और यह अभिक्रिया बाल्ज-शीमान अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में बात आती है हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा जो है आप किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो हुंसडीकर अभिक्रिया में आप कह लेते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण आप लेते हैं और उसकी ब्रोमीन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में गर्म करवाने पर आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है और AgBr जो है वो अलग और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगर हेलोजनीकृत अम्लों के साथ में अगर कार्बोक्सिलीकरण करवाया जाए तो देख लीजिए इस प्रकार से ऑर्थो हेलो सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया अगर NaOH के साथ में करवाई जाएगी तो यहाँ से Na2CO3 अलग प्राप्त हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा और आपको हेलोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसको सोडा लाइम की उपस्थिति में करवाते हैं। फिनॉल से किस प्रकार से आप जो है अभिक्रिया करवा करके हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं तो ये फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया अगर PBr5 से करवाते हैं तो अल्प उत्पाद जो है वो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अल्प उत्पाद जो है ये जो बनने वाला साइड प्रोडक्ट जो है POBr3 जो है ये साइड प्रोडक्ट या POCl3 जो है वापस से बेंजीन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद जो है ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण कर देते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फेट का यह निर्माण कर देते हैं तो यह अभिक्रिया जो है अच्छी अभिक्रिया नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें आपको जो हेलो एल्केन है उसकी लब्धि बहुत कम प्राप्त होती क्योंकि अल्प उत्पाद के रूप में ही प्राप्त होता है। इसके बाद अगर एयर एल्किल हैलाइडो का निर्माण करना हो तो एयर एल्किल हैलाइडो के निर्माण करने के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण द्वारा एयर एल्किल हैलाइड का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए टोलुइन जो है, टोलुइन को उबलती हुई टोलुइन को यदि क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए उच्च ताप और प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बेंजील क्लोराइड का निर्माण करेगी। वापस से इसकी अभिक्रिया और अधिक करवाई जाएगी यानी कि इसी अभिक्रिया को जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है। एक एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होकर के एक एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ता चला जाएगा और बेंजील क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड का यहाँ पर आपको निर्माण या मिश्रण जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस अभिक्रिया में किसी हेलोजन वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। यदि क्लोरीन को लंबे समय तक प्रवाहित किया जाए तो डाइक्लोरो प्रतिस्थापी और ट्राइक्लोरो प्रतिस्थापी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण जो है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया है। पहली बात तो ये कैसी अभिक्रिया है? मुक्त मूलक अभिक्रिया है क्योंकि बेंजील बंध की आबंध ऊर्जा जो है वो बहुत कम होती है। जो बेंजील बंध है इससे जुड़ा हुआ इसकी आबंध जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है तो जरा सी ऊर्जा देने पर ये टूट जाता है और बेंजीन मूलक जो है अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। किस प्रकार से ये काम होगा कि पहले तो क्लोरीन मुक्त मूलक आएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक आकर के यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को लेकर के HCl का निर्माण कर देगा और एक स्थायी बेंजीन मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। अब ये बेंजीन मुक्त मूलक जो है ये अनुनाद द्वारा अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं ये प्रदर्शित करेगा। अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी उत्पाद प्राप्त करके ये जो है बाद में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित एल्किल समूह के ब्रोमीनीकरण के लिए आप NBS का भी उपयोग कर सकते हैं। आप देख लीजिए इस यौगिक का अगर NBS की उपस्थिति में आप जो है ब्रोमीनीकरण करवाना चाहते हैं तो एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा आपको इस प्रकार का जो है हेलो एयर एल्किल प्राप्त हो जाएगा। सक्रियणकारी जो ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है OH तथा NH2 की उपस्थिति में भी पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण जो है वो कठिन होता है। देख लीजिए पार्श्व श्रृंखला जो है, पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण जो है वो या तो OH या NH2 की उपस्थिति में पार्श्व श्रृंखला का जो हेलोजनीकरण है वो कठिन होता है। तो बताइए यहाँ पर ये OH उपस्थित है, OH उपस्थित होने की वजह से इसका जो क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण है वो कठिन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के उत्पाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो ब्रोमीन है जो जुड़ना कहाँ चाहिए था, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ना चाहिए था, वो पार्श्व श्रृंखला पर ना जुड़ करके सीधे बेंजीन पर जुड़ करके इस
प्रकार का एक प्रोडक्ट आपको देता है। भौतिक गुणधर्म देख लीजिए कि हेलो एरिन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। हेलो एरिन अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में विलेयता प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु सामान्य कार्बनिक विलायकों जैसे एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर आदि वगैरह में ये विलेयशीलता प्रदर्शित करते हैं। इनमें अभिलाक्षणिक गंध उपस्थित होती है, मतलब हर एक हेलो एरिन की अलग ही टाइप की स्मेल आती है। इनका घनत्व जो है जल की तुलना में अधिक होता है तथा इनके घनत्व फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, हेलोजन के परमाणु क्रमांक में जब वृद्धि होती है, वैसे वैसे इनका घनत्व जो है वो बढ़ता चला जाता है। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान एरिल समूह युक्त होने पर हेलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अब हेलो एरिनो में कार्बन हेलोजन आबंध की जो प्रकृति है उसके बारे में यदि बात करें तो हेलो एल्केन में ध्रुवीय CX बंध पाया जाता है, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध पाया जा रहा है वो कैसा पाया जा रहा है, ध्रुवीय बंध है। और ध्रुवीय बंध उपस्थित होने के कारण SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में हैलाइड समूह का प्रतिस्थापन विभिन्न प्रकार के नाभिक स्नेहियों जैसे OH- CN- OC2H5- NH2- आदि द्वारा आसानी से हो जाता है। यद्यपि हेलो एरिन में भी ध्रुवीय CX बंध उपस्थित होता है, परंतु ये एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा थोड़े कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील क्यों होते हैं, ये कारण हम पहले ही जान चुके हैं। इनकी कम क्रियाशीलता को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है कि भाई CX आबंध के जो कार्बन का जो संकरण है उसका बहुत प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। आप देख लीजिए, यदि बेंजीन रिंग से के साथ में अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो ये जो कार्बन है कैसा है, sp2 संकरित है, परंतु एल्किल ग्रुप में ये जो कार्बन होता है ये sp3 संकरित होता है। इसी कारण ये कार्बन जो है जो मतलब जबकि एल्किल हैलाइडों में sp3 संकरण अवस्था में यह पाया जाता है। sp2 संकरित अवस्था में जो कार्बन है उसमें S कैरेक्टर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है और CX बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अधिक सामर्थ्य से आवंटित रखता है और विदलन आसानी से नहीं हो पाता है sp2 संकरित कार्बन वाले यौगिकों में। तो अनुनाद द्वारा ये किस प्रकार से स्थायी हो जाता है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो हेलोजन परमाणु है, ये हेलोजन परमाणु अपना लोन पेयर यहाँ दान करता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है इस प्रकार से अनुनाद प्रदर्शित करता है, जहां पर ये अनुनाद की वजह से ये वाला जो बंध होता है वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है और अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है और अधिक मजबूत हो जाता है। अधिक मजबूत होने की वजह से ये वाला जो बंध है ये कठिनता से टूटता है और रिएक्शंस भी कम देता है। जबकि एल्किल जो हैलाइड है उनमें आप देख लीजिए, आप हेलो एरिनो में sp2 संकरित कार्बन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हेलोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से CX आबंध जो है हेलो एल्केनों की अपेक्षा कम ध्रुवीय हो जाता है, अधिक कठिनाई से विस्थापित होता है और रिएक्शन भी कम देता है। अतः स्पष्ट है कि हेलो एरिन अनुनाद स्थायित्व जो है CX की कम ध्रुवीयता व sp2 संकरण के कारण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इनकी क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्मों की। रासायनिक गुणधर्मों में हम पहले ही बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही देखा है कि ये जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जो है वो कम क्रियाशील होते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं अगर आप करवाना भी चाहते हैं तो कब होंगी, केवल उच्च ताप और दाब पर ही ये अभिक्रियाएं हो पाएंगी। किस प्रकार से देख लीजिए, अगर आप हेलो एरिन की अभिक्रिया या हेलो बेंजीन की अभिक्रिया OH के साथ में करवाना चाहते हैं तो इतने 570 केल्विन ताप और दाब पर डाउ प्रोसेस के थ्रू ये फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे CN- की अभिक्रिया अगर आप करवाना चाहते हैं तो CuCN की उपस्थिति में 470 केल्विन ताप और दाब की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में साइनोबेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से एनिलीन में परिवर्तित करने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए और एनिलीन में परिवर्तित होने के लिए यहाँ पर द्रव अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर CuX में X का मतलब ब्रोमीन या क्लोरीन से है। नोट यहाँ पर एक साइनोबेंजीन जो है एक औद्योगिक महत्व का यौगिक है, इसे सरलता से निम्न प्रकार अन्य विधियों द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो भाई साइनोबेंजीन जो है सांद्र HCl या क्षारीय H2O2 और जल की उपस्थिति में इसका आंशिक जल अपघटन अगर आप करवा देते हो तो ये बेंजेमाइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसका पूर्ण जल अपघटन करवाना है तो तनु HCl या H2O का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बेंजोइक अम्ल का निर्माण करके देगा, या फिर आप इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम C2H5OH की उपस्थिति में करवाएंगे तो अमीनोफेनिल मेथेन का
इस्तेमाल यहाँ से करेगा या बेंजिल एमीन का निर्माण यहाँ से कर लेगा। औद्योगिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हेलो एरिन की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों की उपस्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हेलोजन परमाणु ऑर्थो पैरा दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, या जैसे कि NO2 CN COOH आदि उपस्थित होते हैं, तो हेलोजन परमाणु की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनों की अभिक्रियाएं हैं वो वृद्धि, उनकी जो अभिक्रियाशीलता है उनमें वृद्धि हो जाती है तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो उच्च ताप और दाब की अनुपस्थिति में भी आराम से होने लगती हैं, जो कि पहले नहीं हो रही थी। तो हेलो एरिनो की क्रियाशीलता पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी का प्रभाव जो है किस प्रकार देख सकते हैं आप। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इसके साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से एक नेगेटिव चार्ज का यहाँ निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो इधर शिफ्ट करवा लेगा अपने बॉन्ड को और बाद में ये अनुनाद द्वारा वापस नेगेटिव चार्ज को इधर और वापस इस बॉन्ड को इधर। तो बताइए ये वाला बॉन्ड, एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड इस प्रकार से या 5 वैलेंसी नहीं रह सकती, तो ये वाला बॉन्ड भी जो है वो शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है अनुनाद द्वारा ये प्रदर्शित होता होता इस कार्बन पर आ जाएगा। इस कार्बन पर जैसे ही ये आ जाता है तो आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से घूम करके इस तरफ आ गया है, तो एक अनुनाद संकर का निर्माण हो गया है। अनुनाद संकर जो है बाद में तीव्र रूप से Cl- के साथ Cl- को हटा करके, यानी कि इस अनुनाद संकर में ये Cl- यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं और ये नाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति में जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार देखने को आपको मिलती है। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। अगर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप उपस्थित है तो फिर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड वापिस इधर, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अनुनाद द्वारा घूम करके अनुनादी संकर या अनुनाद संरचनाएं 1 2 3 प्राप्त होंगी यहाँ से, और ये अनुनाद संकर जो है वो वापस क्लोरीन हटा करके जो है इस तरीके से मेटा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करके देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हेलोजन परमाणु में मेटा स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी की उपस्थिति जो है वो हेलो एरिन की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करती, यानी कि जैसी अभिक्रिया पहले हो रही थी वैसी ही अभिक्रिया यहाँ पर हो रही। तो मेटा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह है वो यदि उपस्थित भी है तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऑर्थो या पैरा स्थानों पर नाइट्रो समूह यदि उपस्थित है, नाइट्रो ग्रुप की जो उपस्थिति है यदि उनकी संख्या में अगर आप वृद्धि कर देते हो तो क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता में और भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एक नाइट्रो अगर ऑर्थो पोजीशन पर था तो अभिक्रिया को बढ़ा रहा था, मेटा पोजीशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप उपस्थित हो तो फिर क्या होगा, जल्दी से ये रिएक्शन होने लगेगी और ये रिएक्शन 368 केल्विन ताप पर सांद्र HCl की उपस्थिति में NaOH के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया हो जाएगी और ये फटाफट से इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित कर देगा। और अगर 3 नाइट्रो ग्रुप उपस्थित है तो हल्का सा गर्म करने पर ही जल के साथ में अभिक्रिया करके ये पिक्रिक अम्ल का निर्माण कर देगा और पिक्रिक अम्ल का जो नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। इस प्रकार से नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ने पर अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। अतः प्रतिस्थापित हेलो एरिनो की जो क्रियाशीलता का क्रम है यदि वो देखा जाए तो जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप उपस्थित होंगे उतनी ही ज्यादा क्रियाशीलता देखने को मिलेगी। तो सबसे कम क्रियाशीलता इसकी, उसके बाद में क्रियाशीलता इसकी बढ़ जाएगी, फिर नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति की वजह से इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और 2 नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से इसकी अभिक्रियाशीलता इससे भी ज्यादा हो जाएगी और 3 नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से ये सबसे अधिक क्रियाशील माना जाएगा। आगे बात करते हैं बेंजीन नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब हेलो बेंजीन का, बेंजीन जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अभिक्रियाओं में क्लोरोबेंजीन बेंजीन से कम तीव्रता से क्रिया करता है क्योंकि क्लोरीन परमाणु का -I प्रभाव होता है। -I प्रभाव होने की वजह से क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है बेंजीन से कम हो जाता है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाता है क्योंकि ऑर्थो पैरा स्थितियों पर धनात्मक मीजोमेरिक इफेक्ट हो जाता है। उस इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाने की वजह से मीजोमेरिक या प्रेरणिक प्रभाव जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और इस स्थिति में मीजोमेरिक प्रभाव जो है अधिक प्रभावी होता है। यानी कि यहाँ पर 2 तरह के इफेक्ट लगते हैं, एक तो -I इफेक्ट भी लग रहा है और एक मीजोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा प्रभावी होने की वजह से ऑर्थोपैरा स्थितियों पर आपको उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए अगर बेंजीन पे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हेलोजन ग्रुप जो है वो क्या काम कर रहा है, हेलोजन ग्रुप का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होकर के इस प्रकार से इसको इस नेगेटिव चार्ज को घुमा घुमा करके यहाँ आप देख लीजिए लोन पेयर जो है वापस यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है बॉन्ड की फॉर्म में और ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में और ये लोन पेयर वापस इधर से शिफ्ट होकर के इस प्रकार का एक अनुनादी संकर का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से
हेलोजन परमाणु पर तो प्लस चार्ज और बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस चार्ज आकर के इकट्ठा हो रहा है, और माइनस चार्ज की वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति, और वो जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति, और ये जो है नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करने लगते हैं। और Cl जो है ये विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाती है, और कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो है इस प्रकार के एक संकर का निर्माण होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बढ़ जाती है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ना, और ये जो है पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का बढ़ना यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। अब क्रियाविधि आप देख लीजिए कि अगर ब्रोमो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो किस प्रकार से पूर्ण होती है, उसके कुछ पद दे रखे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही इस प्रकार से आकर के यहाँ इस बॉन्ड को आकर्षित करेगा, तो ब्रोमीन वाला जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड लोन पेयर शिफ्ट होने की वजह से, और यहाँ वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होने की वजह से इस प्रकार का एक यौगिक आपको देखने को मिलेगा। तो ऑर्थो आक्रमण के द्वारा ब्रोमीनियम आयन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ब्रोमीनियम आयन अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करता है अनुनाद द्वारा, और पैरा आक्रमण के कारण ब्रोमीनियम आयन जो है वो इस प्रकार से, मतलब अगर आप वहाँ ऑर्थो आक्रमण हुआ है तो ब्रोमीनियम आयन आपको इस प्रकार की कंडीशन में मिलेगा, और यदि पैरा आक्रमण हुआ है तो ब्रोमीनियम आयन जो है आपको इस प्रकार की कंडीशन में मिलेगा, यानी कि नीचे इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। और मेटा आक्रमण यदि होता है तो हाइड्रोजन इधर और मेटा, तो ब्रोमीनियम आयन जो है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा आक्रमण के कारण जो ब्रोमीनियम आयन है उसकी स्थितियां यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। अब यहाँ से आप हेलोजनीकरण की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा जो है हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन पर अगर आप हेलोजन की अभिक्रिया करवाते तो Fe(X3) की उपस्थिति में ऑर्थो या पैरा जो उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं। ऑर्थो उत्पाद जो है वो कम अल्प मात्रा में, और पैरा उत्पाद जो है वो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राप्त होते हैं। सल्फोनीकरण की आप अभिक्रिया देख लीजिए। सल्फोनीकरण की अभिक्रिया में जो सल्फेट HSO3 है, सल्फोनिक अम्ल इस प्रकार से बनता है। तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और पैरा पोजीशन पर अगर जुड़ता है तो 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ऑर्थो पोजीशन वाला जो है वो अल्प मात्रा में, और पैरा पोजीशन वाला जो है वो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पर अटैकिंग स्पीशी या जो आक्रमणकारी है वो क्या होता है, SO3। इसी प्रकार नाइट्रेशन अगर आप कराते हैं या नाइट्रीकरण करवाते हैं तो नाइट्रीकरण करवाने के लिए सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में इस क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन को या हेलोबेंजीन को गर्म करवाया जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा। तो ऑर्थो की अपेक्षा पैरा नाइट्रोबेंजीन जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। और स्पीशीज जो है आक्रमणकारी जो स्पीशी है वो यहाँ पर NO2+ होगी। इसी प्रकार से फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आप देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलोएरिन जो है एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं और एल्कलीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हेलोएरिन जो है CH3 के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑर्थो हेलोटोलुइन और पैरा हेलोटोलुइन का निर्माण करेंगे, जिसमें पैरा हेलोटोलुइन जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अगर आप कराते हो या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण करवाते हो तो एसिलीकरण कराने पर आपको क्या होगा कि हेलोएरिन की क्रिया निर्जल AlCl3, यहाँ भी आपको निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ही ये काम करवाना पड़ेगा। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर आप इसका एसाइलेशन करवाते हो तो ऑर्थो हेलो एसिटोफिनोन और पैरा हेलो एसिटोफिनोन आपको प्राप्त होगा। ऑर्थो की अपेक्षा जो पैरा उत्पाद होगा वह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी हैं, जैसे लिथियम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ब्रोमीन जो है वो लिथियम द्वारा प्रतिस्थापित होकर के फेनिल लिथियम का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम द्वारा यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण कर लेता है। या THF की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में जो है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पर निर्माण कर लेता है। अपचयन की अभिक्रियाएं आप देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन अगर आप निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु के उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में करवाते तो ये बेंजीन में अपचयित हो जाता है और HCl यहाँ से बाहर आपको प्राप्त हो जाता है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में देख लीजिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में आप जो है एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड को सोडियम की उपस्थिति में गर्म करवाते हैं तो ईथर की उपस्थिति में अगर ये सोडियम के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो Na2NaX यहाँ से निकल जाते हैं और ये एल्किल ग्रुप जो है इस बेंजीन ग्रुप के साथ में जुड़ करके इस तरीके से टोलूइन का निर्माण आपको करके देता है।
इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया में भी देख लीजिए आप, बेंजिल क्लोराइड जो है वो क्लोरोबेंजीन के साथ में सोडियम के साथ में ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, तो दो Na एक हाइड्रोजन इसका हटा देंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से आपको बाइफेनिल का निर्माण हो जाएगा। और जब केवल एरिल हैलाइड धात्विक सोडियम के साथ में, एरिल हैलाइड जो है सिर्फ जब धात्विक सोडियम के साथ में ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो यह फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। वो वाली कौन सी थी? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया थी। इसमें आपको दोनों बेंजीन रिंग CH2 के साथ में जुड़े हुए मिलेंगे, परंतु अगली जो अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया है, इसमें दोनों बेंजीन रिंग आपको डायरेक्ट जुड़ी हुई मिलेगी जिसे डाइफेनिल के नाम से जाना जाता है, और NaCl जो है आपको अलग से साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उल्मान रिएक्शन में आप देख लीजिए, उल्मान रिएक्शन भी बिल्कुल वैसी ही अभिक्रिया है, बस वहां पर सोडियम की जगह पर आप क्या ले लेंगे? कॉपर या तांबे का चूर्ण ले लेंगे और यहाँ पर आयोडोबेंजीन ले लेंगे। आयोडोबेंजीन की उपस्थिति में कॉपर का जो चूर्ण है वो CuI के रूप में आगे विस्थापित हो जाता है और डाइफेनिल के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। और यह अभिक्रिया जो है बंद नलिका में गर्म कराने पर ही प्राप्त होती है। बेंजील कार्बन पर प्रतिस्थापन, अब बेंजिलिक कार्बन जो है इसका अगर आपको प्रतिस्थापन करवाना है तो आपको क्या होगा कि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से बॉन्ड ले जाएगा और कार्बन पे जो है धनावेश आ जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोधनायन का निर्माण हो जाएगा। अब ये कार्बोधनायन जो है वो अनुनाद द्वारा जो है अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करेगा और स्थायी करने के बाद में जो है अलग अलग तरीके की अभिक्रियाएं देगा। पहला हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन एक एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड है तो बताइए एरोमेटिक रिंग के साथ में क्लोरीन जो है इस प्रकार से जुड़ता है, जिसे इस प्रकार या इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसके निर्माण की विधियां देख लीजिए। तो पहली विधि हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है CuCl या HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में गर्म करने पर। तो इस उपरोक्त अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया में जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है उसको बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे? एनिलीन पर HNO2 की अभिक्रिया कराएंगे HCl की उपस्थिति में। NaNO2 और HCl जो है ये मिलकर के आपको HNO2 देते हैं। 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको गर्म करवाते हैं तो आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है ये Cu और HCl की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन देता है और इस रिएक्शन को गाटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा भी प्रकाश की अनुपस्थिति में आयोडीन हैलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जा सकता है। बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवानी है तो आयरन की उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर आप इसको ट्रीट करवाते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और HCl बाहर निकल जाता है। क्लोरीनीकृत जो अम्ल हैं उनके विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा भी आप ये काम करवा सकते हैं। देख लीजिए ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट जो है इसकी अभिक्रिया अगर आप NaOH के साथ में करवाएंगे तो वही Na2CO3 आपको अलग प्राप्त हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन सोडा लाइम की उपस्थिति में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से राशिंग प्रक्रम में आप देख लीजिए बेंजीन जो है HCl के साथ में आधे मोल O2 के साथ में और CuCl की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करता है तो ये क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर से जल जो है वो अलग प्राप्त हो जाता है और ये क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि मानी जाती है। इसे राशिंग प्रक्रम भी कहा जाता है। फिनोलिक यौगिकों में फास्फोरस पेंटाहैलाइड से अभिक्रिया द्वारा भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। OH की अभिक्रिया अगर आप PCl5 के साथ में करवाते हैं तो POCl3 HCl आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में और क्लोरोबेंजीन आपको मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की मात्रा बहुत कम होती है। मुख्य उत्पाद इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, सॉरी मुख्य उत्पाद की जगह मुझे बोलना चाहिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो हमारा वांछित प्रोडक्ट है वो क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जो यहाँ पर मात्रा प्राप्त होती है वह बहुत कम होती है क्योंकि POCl3 पहले भी बता चुकी हूँ, POCl3 जो अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण करता है और यहाँ पर ट्राइफेनिल फॉस्फेट मुख्य उत्पाद होता है, न कि क्लोरोबेंजीन। भौतिक गुणधर्म देख लीजिए आप। क्लोरोबेंजीन जो है रंगहीन सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव होता है। सुगंध युक्त भाप इसकी निकलती है। क्वथनांक जो इसका 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अपेक्षिक घनत्व इसका 1.128 होता है। यह जल में अविलेय परंतु अन्य कार्बनिक जो विलायक है उनमें विलेयता प्रदर्शित करता है और यह जल से कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। अब इनके रासायनिक गुणधर्मों पर यदि हम चर्चा करें तो रासायनिक गुणधर्मों के लिए सबसे पहले तो आप क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं देखेंगे। क्लोरोबेंजीन अनुनादी संरचनाओं द्वारा जो है ऑर्थो
और पैरा पोजीशन पर जो है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में यहाँ पर कोई अभिक्रिया प्राप्त आपको नहीं होती है। अतः इसका क्लोरीन जो है परमाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति जो है वो निष्क्रिय हो जाता है और बहुत कठिनाई से ये अभिक्रियाएं देना प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अगर आप देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर 200 वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि अत्यधिक उच्च तापमान और दाब पर ही ये जो है वो फिनॉल का निर्माण करता है। एमिनो समूह द्वारा देख लीजिए आप इसकी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में तथा 200 डिग्री सेल्सियस तापमान और उच्च दाब पर एनिलीन का निर्माण करता है। अन्यथा ये निर्माण अगर उच्च दाब और ताप नहीं होंगे तो ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगी। साइनाइड समूह के साथ भी देखो CuCN की रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन से करवाते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही पिरिडीन के उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी और आपको फेनिल साइनाइड प्राप्त होगा। अपचयन यदि इसका करवाते हैं तो अपचयन करवाने के लिए आपको निकिल या एल्यूमिनियम की उपस्थिति में ये काम करवाना पड़ेगा। ये जो मिश्र धातु है, इस निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु जो है क्षार के साथ में इसका अपचयन करवा देती है और इसको बेंजीन में परिवर्तित करवा देती है। वुड्स फिटिंग जो अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में आप क्लोरोबेंजीन की मिथाइल क्लोराइड के साथ में सोडियम की उपस्थिति में गर्म कराने पर अभिक्रिया देंगे तो आपको यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, टोलुइन प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला ही हम देखेंगे नाइट्रीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण जो है HNO3 या H2SO4 की उपस्थिति में अगर आप करवाते हैं तो ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त होते हैं, जैसे ब्रोमिनेशन में हुए थे। सल्फोनीकरण करवाने पर भी आपको ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हेलोजनीकरण भी अगर आप करवाते हैं तो ऑर्थोक्लोरो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपको, ऑर्थो डाइक्लोरो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त यहाँ से होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी जो AlCl3 वो हेलोजन वाहक की भांति व्यवहार करता है और यहाँ पर CH3 जो है वो यहाँ पर जो है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या पैराक्लोरोटोलुइन के रूप में आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर आप करवाते हैं तो एसाइल ग्रुप जो है वो कहाँ, या तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पर ही जुड़ता है, जैसे पहले जुड़े हुए हैं। धातुओं के साथ में ये अभिक्रिया करती है, तो धातुओं के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया होती तो आपको पता है कि NaOH की उपस्थिति में जो निकिल एल्यूमिनियम अलॉय है इसकी उपस्थिति में यदि इसका अपचयन करवाया गया था तो ये बेंजीन में परिवर्तित हुआ था और HCl यहाँ से प्राप्त हुआ था। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि आप मिथाइल क्लोराइड के साथ में सोडियम की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से आपको टोलुइन प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दो Na जो है वो Cl लेकर के निकल जाते हैं और इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी कहा जाता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोरीन के साथ में यदि अभिक्रिया करवानी है तो क्लोरीन के साथ में देख लीजिए क्लोरल के साथ में यदि अभिक्रिया करवानी है तो क्लोरोबेंजीन का जो पैरा पोजीशन पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो इस क्लोरल के ऑक्सीजन के साथ में निकल करके H2O का निर्माण कर लेता है और बाकी जो पूरा योगोत्पाद है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। क्लोरल का CCl3 और CH जो है दो बेंजीन जिनके साथ में इस तरह क्लोरोबेंजीन के साथ में इस तरीके से जुड़ जाता है और DDT जो कि एक कीटनाशी है वह प्राप्त हुआ यहाँ पर आपको होता है और DDT का जो नाम है वो है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, यह DDT का नाम होता है। इसके उपयोग देख लीजिए, कीटनाशी DDT के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिनॉल एलिनिल जो है वो आदि के निर्माण में भी आप क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर जो है हमारा खत्म होता है। नमस्कार।